हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग का देखिए यहाँ पर क्लास चल रहा है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर का यहाँ पर क्लास चल रहा है। इसमें पहला प्रश्न थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जो भी बातें बताई जाएंगी करंट से भी रिलेटेड होगी, लेकिन जो प्रश्न है पहला है हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। और जो हमारा सेशन चल रहा है ये करंट अफेयर का चल रहा है। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, किस महिला को भारत का मानव कंप्यूटर कहते हैं? इन्होंने 18 जून 1980 को गणना का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, गणना करने में 18 जून 1980 को विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कुरुंजु हम्पी, शकुंतला देवी, टेसी थॉमस, बी ललिता अंबिका। तो यहाँ पर शकुंतला देवी से ये शकुंतला देवी ने क्या किया था कि 18 जून 1980 को गणना का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। शकुंतला देवी को भारत का मानव कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव कंप्यूटर कहा जाता है। तथा इसके साथ वंडर वुमेन भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? शकुंतला देवी को। वंडर वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी को जाना जाता है। देखिए जो शकुंतला देवी है, इन्होंने 18 जून 1980 ईस्वी को 13 डिजिट इंटू 13 डिजिट यानी कि 13 डिजिट गुणे 13 डिजिट, यानी कि 13 डिजिट का इन्होंने क्या किया था, 13 डिजिट के दो अक्षर थे, मतलब दो आपके मान दिए हुए थे, वैल्यू दिए हुए थे, उनका गुणा किया था। किसने किया था? शकुंतला देवी ने 13 डिजिट इंटू 13 डिजिट का मल्टीप्लाई किया था, और वो भी मात्र 28 सेकंड में किया था। कितने सेकंड में किया था? 28 सेकंड में किया था। अगर हम इसको अगर करने लगे ना तो इसका मान लिखने में भी मेरी 28 सेकंड लग जाएगा, लेकिन शकुंतला देवी ने 13 डिजिट इंटू 13 डिजिट का मल्टीप्लाई केवल 28 सेकंड में किया था। इस कारण से इनको भारत का मानव कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए उस समय का जो सबसे तेज कंप्यूटर था, सबसे तेज जो कंप्यूटर था उसको इनसे ज्यादा समय लगा था। जो सबसे तेज कंप्यूटर था उसने 38 सेकंड में गणना की थी। 13 डिजिट इंटू 13 डिजिट का मल्टीप्लाई जो उस समय का सबसे तेज कंप्यूटर था उसने 38 सेकंड में किया था, लेकिन शकुंतला देवी ने इसको मात्र 28 सेकंड में कर दिया था। इस कारण से जो शकुंतला देवी है इनको भारत का मानव कंप्यूटर कहा जाता है। इनको वंडर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। जो शकुंतला देवी है इनका जन्म बंगलुरु में हुआ था। शकुंतला देवी का जन्म कहां पर हुआ था? बंगलुरु में हुआ था। जन्म बंगलुरु में हुआ था। अब देखिए बात कहां गया, ये बंगलुरु की बात आई है। तो जो देखिए जो बंगलुरु है इसी से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हार्डवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इत्यादि के नाम से किसे जाना जाता है? बंगलुरु को जाना जाता है। इसे कहा जाता है हार्डवेयर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिटी ऑफ गार्डन, बगीचों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन या बगीचों का शहर, या बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब देखिए जो सिलिकॉन वैली है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कई बार पूछा गया, अभी जो CHSL का जो पेपर हुआ था 10+2 SSC का, उसमें भी पूछा गया था भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शकुंतला देवी उनका जन्म बंगलुरु में हुआ था। बंगलुरु को किन नामों से जाना जाता है? हार्डवेयर सिटी भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन यानी कि बगीचों का शहर भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। किसे?
बंगलुरु को कहा जाता है। अब देखिए जो शकुंतला देवी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगलुरु में। बंगलुरु किसकी राजधानी है? तो जो बंगलुरु है वह कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। अब देखिए जो बंगलुरु है वह क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। तो इसी से एक प्रश्न बनता है कि जो कर्नाटक है, देखिए कर्नाटक के क्षेत्रों वर्तमान में सीएम कौन है? कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? यह इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस समय वर्तमान में जो कर्नाटक है उसके सीएम कौन है। यहाँ पर बात किसकी हुई थी? शकुंतला देवी को की। तो शकुंतला देवी को क्या कहा जाता है? भारत का मानव कंप्यूटर कहा जाता है या वंडर वुमन कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगलुरु में। बंगलुरु से जुड़े हुए जो भी फैक्ट थे आपको बताए गए। जो बंगलुरु है या क्या है? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अब देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। देखिए जो इस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है इसने क्या किया है? मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देखिए उत्तर प्रदेश इस समय वर्तमान में भारत का पहला राज्य बना है। इससे पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर था राजस्थान। कौन था? राजस्थान था। अब राजस्थान पहले नंबर पर था, लेकिन अब कौन हो गया पहले नंबर पर? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में कुल 57 लाख लोगों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा के तहत 57 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इस कारण से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान हो गया है, जिसमें इस योजना के तहत 53 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया है, जिसमें कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? 57 लाख। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जिसमें 53 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। देखिए बात किसकी है? मनरेगा की। तो मनरेगा का पहले नाम मनरेगा नहीं था, पहले इसका नाम था नरेगा। पहले मनरेगा का नाम था नरेगा। क्या था? नरेगा था। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या कहें तो देखिए जो आपका मनरेगा है, मनरेगा का पहले नाम क्या था? नरेगा था, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो मनरेगा है, मनरेगा इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। और यहाँ पर जो नरेगा इसका क्या होगा? राष्ट्र महात्मा गांधी जैसे यहाँ पर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अब यहाँ पर क्या होगा? केवल इसमें क्या जोड़ दिया गया? यम जोड़ दिया गया, यानी महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया। और इससे पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था, जिसका मतलब होता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। नरेगा का मतलब देखिए जो नरेगा है, नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। कब? 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी, इस कारण से इसका नाम क्या किया गया? मनरेगा किया गया, यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किया गया। अब देखिए कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को इसका नरेगा से नाम मनरेगा किया गया। अब देखिए जो नरेगा है यह लागू कब हुआ था? नरेगा कब लागू किया गया था? तो 2005। देखिए जो नरेगा एक्ट है यह आया था कब? 2005 में आया था। नरेगा एक्ट
जो ये आपका यह कब आया था, तो 2005 में यह आया था। यह लागू कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। लेकिन नरेगा एक्ट या नियम कब आया था, तो 2005 में आया था। लागू कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। अब देखिए जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, यह पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। क्या, यह पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरेगा एक पूरे भारत में कब लागू हुआ, नरेगा की योजना यह पूरे भारत में कब लागू हुई, तो यह पूरे भारत में यह 2008 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 2008 को लागू हुआ पूरे भारत में। तो यहाँ पर बात थी कि जो मनरेगा इसके तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य भारत का बना है उत्तर प्रदेश, 57 लाख लोगों को रोजगार दिया। दूसरे स्थान पर है राजस्थान को ही पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर गया है। देखिए जो मनरेगा, इसका नाम पहले मनरेगा नहीं था, क्या था, नरेगा। देखिए जो नरेगा है, नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, अभी आपको बताया गया 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। क्यों 2 अक्टूबर को ही किया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या हुई थी, यहाँ पर मैं जोड़ा गया यानी महात्मा गांधी को जोड़ा गया। तो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है, इस कारण से नरेगा अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। अगर यह पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। लेकिन पूरे भारत में कब लागू हुआ था, 2008 को लागू हुआ था। अब देखिए बात यहाँ पर किसकी आई है, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर लखनऊ से प्रश्न बनता है कि लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, तो नवाबों की नगरी कहा जाता है। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। इससे यह भी प्रश्न बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन, लखनऊ। आई बात समझ में। अच्छा गोमती नदी के किनारे किसी और एक शहर का नाम बताइए जो स्थित है, दिल्ली। दिल्ली भी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों के किनारे जितने भी शहर बसे, जैसे गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपका कई बार पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया था। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यह राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती मत कर दीजिएगा, ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। कौन, अगर आपसे पूछ लिया जाए सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर राजस्थान में पड़ता है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात किया जाए, देखिए हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे दिल्ली भी स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, हरिद्वार और कानपुर ये दोनों लोग गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट थे आपको बताए गए। अब लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पड़ोसी देश द्वारा कारेन राज्य में, किस पड़ोसी देश द्वारा कारेन राज्य में चीन द्वारा बनाई जा रही मेगा सिटी परियोजना की जांच हेतु एक ट्राइब्यूनल गठित की गई है या ट्राइब्यूनल गठित किया गया है? तो अभी हाल ही में म्यांमार में जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार के कारेन राज्य में चीन द्वारा बनाई जा रही एक मेगा सिटी परियोजना बनाई जा रही थी और उस परियोजना की जांच हेतु म्यांमार ने किया है, एक ट्राइब्यूनल का गठन किया है। अब देखिए जो म्यांमार है यहाँ पर क्या हुआ था, जो चीन था, चीन ने कहा कि हम आपके यहाँ क्या करेंगे, एक मेगा सिटी परियोजना लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक मेगा सिटी परियोजना लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा भी होगा कि जो चीन है, चीन और भारत के बीच तनातनी लगी हुई है और सीमा पर भी इसकी जो झड़प है वह देखी जा रही है। इसकी जो भी है वो क्या है कि सीमा पर भी इसकी जो इफेक्ट है वो देखे जा रहे हैं भारत और चीन के जो संबंध है उसको लेकर। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारत को घेरने की भारत को घेरने की बात यहाँ पर जो चीन है वो कर रहा है, मतलब किसी न किसी प्रकार से भारत को घेरने की उसकी कोशिश है। तो यहाँ पर क्या है कि जो म्यांमार है वहां पर क्या हुआ कि म्यांमार में मेगा सिटी परियोजना बनाने की बात की थी किसने? चीन ने। लेकिन उसने वहां पर क्या किया, मेगा सिटी परियोजना के बजाय कैसीनो स्थापित करने लगा। कैसीनो क्या किया? स्थापित करने की बात की। मेगा सिटी परियोजना के जगह पर क्या किया, वहां पर कैसीनो स्थापित करने लगा। कैसीनो का मतलब होता है वहां पर क्या होगा, जुए वगैरह खेले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप समझ नहीं सकते हैं कि जुए से क्या होता है, नुकसान है। वहां पर क्या होगा, म्यांमार को लूटने की उपाय लगाई गई। तो यहाँ पर कैसीनो स्थापित करने की बात की। तो जब कैसीनो की बात आई तो इसने क्या किया, म्यांमार ने जब एक जांच बैठाई तो उस जांच में पाया गया कि वहां पर क्या लगाया जा रहा है, कैसीनो लगाया जा रहा है मेगा सिटी परियोजना के स्थान पर। तो जो म्यांमार है उसने इससे इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कहा कि अब आप हमारे देश में कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमारा कारेन राज्य है आप यहाँ पर मेगा सिटी परियोजना या चाहे जो कुछ भी आप उसको बैठा नहीं सकते। तो म्यांमार ने क्या कर दिया, इस बात से इनकार कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी, तो वर्तमान में म्यांमार की राजधानी, इसकी राजधानी या कैपिटल कर लीजिए, इसकी जो राजधानी है वो है नेपिता। वर्तमान में इसकी राजधानी म्यांमार की कहाँ है? नेपिता। इसके जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति विन मिंट हैं। विन मिंट जो म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपिता है, राष्ट्रपति विन मिंट है। और जो म्यांमार की मुद्रा है यानी कि करेंसी है वह क्यात है और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्यात है म्यांमार की मुद्रा, इसको कई एग्जाम कई परीक्षाओं में पूछा गया। अभी आपका जो परीक्षा बीता 10+2 का उसमें भी पूछा गया था, यूपी में भी पिछले में पूछा गया था और इसको कई बार जो पिछली वाली परीक्षा ली थी ना 10+2 की उसमें कई शिफ्टों में प्रश्न आया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। तो इस पर क्या करना होगा, इसको आपको ध्यान देना होगा कि म्यांमार की मुद्रा क्यात है। इसकी वर्तमान में राजधानी नेपिता। देखिए म्यांमार जो है, म्यांमार का पुराना नाम की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम इसका वर्मा है। क्या? वर्मा। और जो पुराना नाम वर्मा है, इस वर्मा की राजधानी रंगून थी। क्या थी? रंगून। वर्मा की राजधानी कहाँ पर थी? रंगून थी। लेकिन जो म्यांमार है ये वर्मा का पुराना, जो म्यांमार का पुराना नाम हो गया वर्मा, वर्मा से इसका नाम हुआ म्यांमार और राजधानी रंगून से क्या हो गई? नेपिता। और जो इसके राष्ट्रपति हैं विन मिंट हैं और जो इसकी मुद्रा है क्या है? क्यात है। अब देखिए जो म्यांमार है, म्यांमार की बात है तो म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए म्यांमार को मंदिरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का देश कहा जाता है, क्योंकि म्यांमार में बहुत ज्यादा बौद्ध मंदिर आपके पाए जाते हैं। देखिए म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, अराक्योनामा पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए कहां पर स्थित है तो यह
म्यांमार में स्थित है। कहां पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। जो देखिए जो ये अराक्योनामा पर्वत श्रेणी है, यह पानी में डूब गई थी। क्या होती? पानी में डूब गई थी, और जब पानी में डूब गई तो कुछ इसका भाग ऊपर बचा हुआ है, और जो ऊपरी भाग जो बचा हुआ है उसी को कहा जाता है अंडमान निकोबार। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार कहा जाता है। इसको जो अराक्योनामा पर्वत श्रेणी है वह कहां पर है? म्यांमार में, लेकिन वो डूब गई थी जल में, और जल में डूबने के कारण उसका कुछ ही भाग ऊपर दिखाई देता है, और ऊपर जो भाग दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार कहते हैं। कई बार यही प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान निकोबार किस पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है या एक भाग है? तो किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? अराक्योनामा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। अब देखिए जो यहाँ पर म्यांमार की बात की गई, तो म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध नदी है इरावदी। म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध नदी इरावदी है। इरावदी म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध नदी की बात करें तो कौन है? इरावदी है। और इरावदी को ही म्यांमार में चावल का कटोरा कहा जाता है। इरावदी को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। किसका चावल का कटोरा कहा जाता है? म्यांमार का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो विश्वास से बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई.एम. विजयन को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में आई.एम. विजयन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये एक फुटबॉलर है, मतलब फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कौन? आई.एम. विजयन। अब देखिए आई.एम. विजयन किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये भारत के क्या है? एक फुटबॉलर है, भारत देश के ही। इनको पद्मश्री के लिए क्या किया गया? नामित किया गया। अब देखिए इनका नाम तो शायद ही है कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इनका नाम जरूर सुना होगा, वाईचिंग भूटिया। वाईचिंग भूटिया ये भी भारत के एक फुटबॉलर हैं और वर्तमान में खेलते हैं। वाईचिंग भूटिया के साथी खिलाड़ी थे। कौन थे? वाईचिंग भूटिया के साथी खिलाड़ी थे। कौन? आई.एम. विजयन। और इन्हीं को क्या किया गया है? पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। देखिए एक जो आई.एम. विजयन है, इन्होंने क्या हुआ था कि भूटान के साथ एक बार मैच चल रहा था। किसके साथ? भूटान के साथ मैच चल रहा था, और भूटान के साथ उस मैच में इन्होंने जो ही मैच स्टार्ट हुआ, मैच के शुरुआत के 12वें सेकंड में ही इन्होंने अंतरराष्ट्रीय गोल कर दिया था। क्या किया था? 12वें सेकंड में ही इन्होंने क्या किया था? गोल दाग दिया था। और ऐसा अंतरराष्ट्रीय मैचों में करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में उसकी शुरुआत के 12वें सेकंड में ही क्या कर दिया था? गोल दाग दिया था। तो जो आपके आई.एम. विजयन है, इनको पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। आई.एम. विजयन इससे पहले देखिए इस समय ये क्या है? रिटायर हो चुके हैं, मतलब वर्तमान में खेलते नहीं है। आई.एम. विजयन भारत के 3 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे हैं। और जो आई.एम. विजयन है 3 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे, और इनको क्या किया गया है? अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। तो आई.एम. विजयन फुटबॉल से संबंधित है। इन्होंने भूटान के खिलाफ क्या किया था? 12वें सेकंड में ही अंतरराष्ट्रीय गोल कर दिया था। एक वाईचिंग भूटिया जो कि फुटबॉलर है, उनके साथी खिलाड़ी रह चुके हैं। बात आई है पद्मश्री की। तो पद्मश्री ऐसा किया जाता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान का मतलब पहले स्थान पर भारत में कौन सा पुरस्कार है जो सबसे ऊंचा है, मतलब पहले स्थान पर आता है? तो है आपका भारत रत्न। कौन? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पद्म विभूषण। तीसरे स्थान पर पद्म होगा, पद्म भूषण। और चौथे स्थान पर आता है आपका पद्मश्री। तो जो पद्मश्री है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। पहले स्थान पर कौन है? मतलब पहला सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है,
उसके बाद भागवत को याद रखिए सबसे बड़ा, उसके बाद जिनमें जितने अक्षर होंगे और कम होंगे तो नीचे चले जाएंगे। जैसे पद्म समय रहेगा, विभूषण इसमें अधिक अक्षर है तो ये ऊपर रहेगा मतलब दूसरे नंबर पर। अब वी हटा तो क्या आया भूषण, तो एकम हुआ मतलब तीसरे नंबर पर, और दूसरी है सबसे कम है तो क्या होगा लास्ट में होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किनको? हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये क्या है मतलब हिमा दास क्या है, किस खेल से संबंधित है, ये क्या है? तो हिमा दास क्या है? दाविका है। क्या है? दाविका है। अगर ये पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है तो अगर ऑप्शन में दावक है तो ठीक है, अगर दावक नहीं रहेगा तो क्या होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स अगर यह भी नहीं है तो एक अगर यह पूछ लिया जाए कैसी दाविका है क्या, इसके जगह पर स्प्रिंटर दे सकता है। क्या? स्प्रिंटर। बहुत से लोग ऐसे होंगे अगर ऑप्शन में आ जाए तो हमें पता नहीं रहेगा और क्या होगा यह प्रश्न हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हिमा दास क्या है? एक स्प्रिंटर दाविका है या दाविका है या एथलेटिक्स है, एथलेटिक खेल से संबंधित है। तो अभी हाल ही में हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसके लिए किसको नामित किया गया है? हिमा दास को किया गया है। तो हिमा दास से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। हिमा दास कहाँ की रहने वाली है, किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये असम की रहने वाली है। हिमा दास कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। अब देखिए हिमा दास असम में कहाँ पर किस स्थान से बिलोंग करती है, किस स्थान से संबंधित है? तो ढिंग नामक स्थान से। किस स्थान से? ढिंग नामक स्थान से बिलोंग करती है। इस कारण से हिमा दास को क्या कहा जाता है? ढिंग नामक स्थान से जो कि असम में है से बिलोंग करने के कारण इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस एक्सप्रेस के नाम से? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किनको? हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये आपका एसएससी 10+2 जो भी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस को जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। अब देखिए हिमा दास की बात तो पूरी हो गई। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 7.5 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अब देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसमें अभी किसको नामित किया गया? इसके लिए हिमा दास को। इससे पहले जो भारत के हिटमैन है यानी कि रोहित शर्मा को भी नामित किया गया 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। रोहित शर्मा के साथ भारत की हॉकी टीम की महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल को भी क्या किया गया? इसके लिए नामित किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में हिमा दास को नामित किया गया। हिमा दास से पहले रोहित शर्मा और रानी रामपाल को इसके लिए नामित किया जा चुका है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का खेलों में दिया जाने वाला है सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और इसमें 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर समुद्र के सबसे गहरे, अभी हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे स्थल डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर द्वीप की सतह पर करीब मतलब जो 36,000 फीट की गहराई है तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान। डॉक्टर कैथी सुलिवान। अभी हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर द्वीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान। अब देखिए जो डॉक्टर कैथी सुलिवान है इन्होंने क्या किया कि जो समुद्र का सबसे गहरा सतह है करीब 36,000 फीट गहरा, वहां पर क्या किया था? यह पहुंची थी
और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। जो डॉक्टर कहती है कि नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, किसकी? नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है। और नासा किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की है। यानी जो कैथी सुलिवान है ये कहाँ की है, किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। तो डॉक्टर कैथी सुलिवान ने अभी समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, विश्व की पहली महिला ऐसी बनी है। अब देखिए विश्व में पहली महिला बनी है, लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो यह 8वीं व्यक्ति बनी है, 8वीं व्यक्ति। विश्व की कौन सी व्यक्ति बनी है? 8वीं व्यक्ति बनी है। मतलब अब तक 8 लोग कहां तक पहुंचे हैं? जो देखिए जो समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच या मारियाना गढ़। सबसे गहरे पॉइंट का नाम क्या है? सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? मारियाना ट्रेंच या गढ़, मारियाना ट्रेंच या मारियाना गढ़। यह इसकी गहराई 36,000 फीट या 10,916 मीटर है। कितनी है? 10,916 मीटर है मारियाना ट्रेंच की गहराई। यहाँ पर डॉक्टर कैथी सुलिवान ने पहुंचकर लगभग 1.5 घंटा बिताया। कितना समय बिताया? 1.5 घंटा बिताया समय इन्होंने मारियाना ट्रेंच में, जो कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है या सबसे गहरी बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु है। और यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8,848 या 8,850, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। इससे भी अधिक है, मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरी एक और मारियाना ट्रेंच। यहाँ पर डॉक्टर कैथी सुलिवान जो कि अमेरिका के नासा की एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, इन्होंने क्या किया? वहां पर जाकर 1.5 घंटा बिताया है। और ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली महिला बनी है। लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो 8वीं व्यक्ति बनी है, लेकिन पहली महिला के तौर पर पहली महिला बनी है। अब देखिए जो डॉक्टर कैथी सुलिवान है, इन्होंने 11 अक्टूबर 1984 को 11 अक्टूबर 1984 को स्पेस वॉक करने वाली या अंतरिक्ष में घूमने वाली पहली महिला बनी थी। 11 अक्टूबर 1984 को डॉक्टर कैथी सुलिवान स्पेस वॉक करने वाली या अंतरिक्ष में घूमने वाली भी पहली महिला बनी थी। तो अभी हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर द्वीप की सतह करीबन 36,000 फीट जो गहरी है तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला डॉक्टर कैथी सुलिवान बनी, जो कहाँ की है? अमेरिका की। और ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो नासा है, नासा की एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री है। यहाँ पर बात हुई किसकी? नासा की। तो नासा मतलब नेशनल, देखिए जो आपका नासा है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा है, नासा का जो स्थापना है, इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं। नासा की स्थापना 1958 को की गई थी। कब की गई थी? 1958 को, 29 जुलाई 1958 को, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। और जो नासा है वह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी पूर्व अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है कौन? डॉक्टर कैथी सुलिवान। जो नासा का पूर्ण भाग होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई बात समझ में? तो जो डॉक्टर कैथी सुलिवान है ये अभी हाल ही में दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। यहीं पर हम अपना जो भी क्लास है हमारा ओवर होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।